नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हमारे देश में बहुत सारे पीएफआई जैसे बहुत सारे संगठन पहले भी सिम्मी के नाम से काम कर रहा था। पीएफआई के नाम से उसने अपना स्ट्रक्चर बना कर रखा था और पीएफआई के नाम से जो स्ट्रक्चर बना कर रखा था वो स्ट्रक्चर कांग्रेस के ज़माने में बहुत प्रबल हो गया। जो लोग सिमी के सदस्य थे वही पीएफआई के सदस्य हुए और यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि पीएफआई ने तो सेनाएं भी बना कर रखी थी। पीएफआई ने वो कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा था जिस क्षेत्र में मुसलमानों को भड़काया ना जाता हो, उनकी मदद न की जाती हो, देश में दंगे भड़काने का प्रयास ना होता हो, देश को दंगे की आड़ में दंगे की उसमें बाढ़ में झोंकने का प्रयास ना किया जाता हो। ये पीएफआई का स्ट्रक्चर रहा। अब वो नाम पीपल फ्रंट के नाम से रखे हैं किसी नाम से रखे, लेकिन हमारे यहाँ की खास बात ये रही है कि स्वतंत्रता या आज़ादी के बाद आज तक भारत सरकार ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। मैं अटल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने सिम्मी पर बैन लगाया था। भारत सरकार ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया मोदी जी के आने से पहले जो कि देश को नुकसान करने वाली संस्थाओं के पीछे पड़ा हो या उनको बैन किया हो या उनके पीछे के जो लोग हैं उन पर एक्शन लिया हो। ऐसा अभी तक देखने में नहीं आता। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है। और अमित शाह जी उनके सिपहसालार हैं, यानी कि उनके गृह मंत्री हैं। और गृह मंत्री को इंटरनल डिस्टर्बेंस, मैं आपको एक बार बता दूं कि विदेश विभाग विदेश कूटनीति की बात करता है, सिचुएशन बताने की बात करता है। और ये जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है ये पड़ोसी से झगड़ा उगड़ा की बात या डिफेंस भारत की डिफेंस का बात आता है। इंटरनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये सब कुछ काम है होम मिनिस्ट्री का। इसलिए होम मिनिस्ट्री के पास अपनी लोकल फोर्स भी होती है। जैसे होम मिनिस्ट्री की लोकल फोर्स की हम बात करें तो बीएसएफ उनके पास है, सीआईएसएफ उनके पास है। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी का सारा काम अगर कोई करेगा तो वो होम मिनिस्ट्री करेगी। राज्य की पुलिस अगर कुछ गड़बड़ करती है, कोई राज्य कुछ गड़बड़ करता है, राज्य सरकार कुछ गड़बड़ करती है, तो इस सारे डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के हैं। चाहे वो राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी और कारण से बनी हो, या फिर मैं कहूँ कि वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात हो, ये सारे होम मिनिस्ट्री के मातहत आते हैं। तो होम मिनिस्ट्री अंदर आतंकी संगठनों पर बैन भी होम मिनिस्ट्री लगाती है। अंदर जो डिस्टर्बेंस चल रही होती है उस पर भी होम मिनिस्ट्री ही काम करती है। अब आप सोच कर देखो कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। अब तो जब से 2019 में 370 को उड़ाया है तब से ये सिचुएशन वहाँ पर नहीं दिखती है ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई, लेकिन अभी दिखती नहीं है। बाकी नॉर्मल राज्यों की तरह वहाँ पर भी घटनाएं होती हैं। लेकिन कांग्रेस का शासन 10 वर्ष तक रहा और उससे पहले भी अटल जी से पहले भी कांग्रेस या उनसे उनके समर्थन से चलने वाली सरकारें चल रही थीं और ये सब कोई देश को डिस्टर्ब कर रहे थे। यानी कि जो लोग भी देश को डिस्टर्ब कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा था या उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही थी कि कहीं एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का वोट डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि उनको लगता था कि पार्टिकुलर कम्युनिटी के वोट से ही वो सरकार बनाते हैं। भारतवर्ष में 80% जो हिंदू मेजोरिटी है, जो हिंदू रहता है, उसके वोट से उनको मालूम है कि ये तो कहीं ना कहीं खरीदा भी जा सकता है, खरीद फरोख्त करा जाएगा, या फिर इसको तो कुछ मांस मदिरा से भी किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस का बिल्कुल साफ मंतव्य था कि अगर उनकी मदद कोई कर सकता है तो फिर वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी कर सकती है। पार्टिकुलर कम्युनिटी का वोट उनके मौलाना मौलवियों के आह्वान के आधार पर पड़ता है, उनकी अपनी समझ से नहीं पड़ता। क्योंकि समझ तो आज से 1450 साल पहले शून्य कर दी गई थी, समझ तो थी नहीं। और उनसे पहले जिन्होंने ये शब्द ये शून्य करने की बात कही है कि जिनके नाम से की जाती है, उनके माँ बाप को भी हुकूकात जहलिया में बता दिया, उनके पूर्वजों को भी हुकूकात जहलिया में बता दिया। हुकूकात जहलिया मतलब जाहिलों का शासन। आप सोच कर देखिए कि भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को जाहिलों की या जाहिल की कैटेगरी में रखता है?
लेकिन जिसके पैर में जिसके जिसके मनोभावना गलत हो, उसकी बात तो तय है कि उसको लगता है कि नहीं, ये जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। उसको लगता है कि नहीं, वो अपने विचार से ठीक है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो ये है इस मामले में, सभी मामलों में, कि देश डिस्टर्ब हो रहा था और उसका संरक्षण भी सरकारें ही कर रही थी। क्योंकि अगर कोई नारे लगा रहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे और अल्लाह 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 कुछ इंशाल्लाह किया जा रहा था, तो वो, आप सोचो कि सरकार इस पर भी एक्शन लेने को तैयार नहीं थी। दिल्ली की सरकार उसका इलस्ट्रेशन थी, उस समय केंद्र की सरकार भी इलस्ट्रेशन थी। दिल्ली की सरकार ने अनुमति ही नहीं दी कि मुकदमा चलाया जाए, और जब मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सारे एविडेंसेस का भी माँ बहन हो चुकी थी। तो आप सोच लीजिए कि इनका विचार, ये किस तरह से शासन कर रहे थे, के सॉल्यूशन निकाल रहे थे, देश में सीरियल ब्लास्ट हो रहे थे, देश में आतंकी हमले हो रहे थे, लेकिन एक पार्टिकुलर कम्युनिटी जिसके लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ इसलिए एक्शन लेने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो वोट बैंक है और वो वोट बैंक कहीं चला ना जाए। इसलिए कहा गया, आतंक का कोई रूप नहीं होता, आतंक का कोई शक्ल नहीं होती, आतंक का कोई घर नहीं होता, आतंक का कोई रिलीजन नहीं होता। ये सब कुछ घोषणाएं भारतवर्ष में की गई। यहाँ तक कि घोषणाएं ये भी की गई कि भगवा आतंक है भारत में, भगवा को आतंकी बता दिया, और प्रज्ञा ठाकुर जैसी महिलाओं को जो धर्म के लिए काम करती थी, उनको जबरन कुछ न कुछ पाकर जेल भेज दिया, लंबे समय तक जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सरकार से पूछा क्या मार ही डालोगे, लेकिन सरकार के जू नहीं रेंग रहा था। आप सोचिए कि सरकार कैसे चल रही थी, क्या धृतराष्ट्र के दरबार में शकुनी के पासों के समान सरकार चल रही थी? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन अभी की बात ये आती है कि सरकार ने हुर्रियत, हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या हुर्रियत रही है, और जम्मू कश्मीर में ये जो भड़काव का आंदोलन है वो हुर्रियत के द्वारा छेड़ा गया था। और ये हुर्रियत ही वो थी जो जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काकर सामने लेकर आ रही थी। वही इंटेलेक्चुअल वर्क का काम कर रहे थे, वही अखबारों में राइटिंग्स कर रहे थे, और हुर्रियत अपना काम कर रही थी। तहरीक हुर्रियत के नाम से, जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक, मतलब वैसे ही तहरीके यहाँ पर काम कर रही थी हुर्रियत। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर में, तहरीक हुर्रियत में आपने वो गिलानी का नाम सुना ही होगा कि उस गिलानी को का नाम अभी भी आता है, अली शाह, सईद अली शाह गिलानी। मर गया है तो व्यक्ति तो क्या हो गया, लेकिन वो जब कभी पासपोर्ट मांगते थे तो भारतीय सिटीजन नहीं लिखते थे, और हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस उससे मिलने जाते थे, दिल्ली वाले उनसे मिले बगैर उनका खाना नहीं हजम होता था, और सईद अली शाह गिलानी अगर आ जाए तो उठकर खड़े हो जाते थे, साहब जैसे देवता आया हो। ये सब कुछ हमारे देश में चल रहा था। हुर्रियत में वो लोग भी शामिल थे जो सरकारी नौकरी कर चुके थे, जो मंत्री परिषद में रहे, पेंशन सरकार से उठा रहे थे, लेकिन काम हुर्रियत का कर रहे थे। और मज़े की बात यह है कि हुर्रियत जो कुछ भी भारत में कर रही थी, उस पर भारत सरकार का कोई रिएक्शन नहीं था। मोटा भाई के बैठने के बाद पीएफआई पर बैन लगा, पीएफआई के आउटफिट्स पर बैन लगा, पीएफआई मानसिकता से चलने वाले, बनने वाले, भविष्य में भी बन रहे जो संगठन है, उन सब पर उन्होंने बैन लगा दिया। कोर्ट में भी अनुमति दे दी कि भाई जाओ अपनी कोर्ट में बात करवा लो। तो यहाँ पर जो बात आती है वो हुर्रियत की आती है, और हुर्रियत वाले जम्मू कश्मीर में नौकरी भी करते थे, और नौकरी करने के बाद वहाँ से धन भी लेते थे, और अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो जाते थे, अपने ही देश के लोगों को भड़काते थे, अपने ही देश के लोगों को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाते थे, और नुकसान पहुँचाते रहे हैं। पीएफआई पर बैन था, उस समय भी हमने ये प्रश्न उठाया था कि भाई हुर्रियत पर बैन क्यों नहीं। हुर्रियत जम्मू कश्मीर में अत्याचारियों की एक गढ़ है। होम मिनिस्ट्री ने आज एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और उसमें तहरीक हुर्रियत पर कंप्लीट बैन जम्मू कश्मीर में लगा दिया। जम्मू कश्मीर में तहरीक हुर्रियत नाम का कोई संगठन नहीं चलाया जा सकता। तहरीक हुर्रियत के अलावा जम्मू कश्मीर में ये कहा गया कि तहरीक जो जो पुराना वाला तहरीक हुर्रियत है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट किसी के पास रखे हों, वो भी
जमा करने पड़ेंगे, उसके आधार पर कुछ और बनाने की कोशिश हो रही तो वो भी बैन करने पड़ेंगे, या कुछ भी दिमाग में चल रहा हो सब कुछ बैन करना पड़ेगा। जैसे पीएफआई के लिए सारे बैन किए थे, वैसे हुर्रियत के लिए भी। तो मोटा भाई ने, यानी कि होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी ने, उन्होंने एक चीज़ निकाल कर रखी। उन्होंने कहा ये भाई इनका एंटी इंडिया फार्मूला था, ये भारत के खिलाफ काम करते रहे, ये भारत की सरकार से सैलरियाँ भी लेते रहे, ये जो भी कर रहे थे वो सब कुछ गलत कर रहे थे, ये भारत को भड़का रहे थे, इसलिए इनको कंप्लीट बैन किया जाता है। जब ये बैन हो गई जो हुर्रियत, तो फिर आप समझ लीजिए सैलरी वाले ले रहे थे वो परमानेंट सदस्य थे, उनका क्या होगा। हुर्रियत को बैन करने की डिमांड लंबे समय से जम्मू कश्मीर में चल रही थी, और वो सरकार वो डिमांड अमित शाह जी ने स्वीकार की, और जम्मू कश्मीर में हुर्रियत को कंप्लीट बैन लगा दिया। उन्होंने उसकी जो ग्रुप हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में शामिल है, उन सब पर भी बैन लगाया है। इसलिए यहाँ पर तहरीके हुर्रियत TEH, तहरीके हुर्रियत नाम का जो संगठन था वो अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत उसको उस पर कार्रवाई की गई है। और ये कहा गया है कि कुछ रूल्स बना दिए जाएंगे, जो उनका कहना तो है, ये होम मिनिस्ट्री का कहना है कि इन्होंने इस्लामिक शासन लाने के लिए इस्लामिक रूल्स बना दिए थे, और वो इस्लामिक रूल लोगों से फॉलो करवा रहे थे, भारत के कानूनों से जरा दूर भाग रहे थे। इसलिए इनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है, और इनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर ये क्या क्या गलत कर रहे हैं। आप सोचिए कि हुर्रियत का मामला बैन करने के अलावा गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, बहुत तेज़ी से इनके खिलाफ एक्शन होगा। ये जो बाकी के लोग हैं, ये जो हुर्रियत के लोग हैं, ये प्रो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की शह पर भारत में क्या गलत नहीं करते, ये सोचने की बात है। अभी तो बैन लगा दिया है, मुझे लगता है कि ये जो डिक्लेरेशन हुआ है बैन का, और इसके अलावा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, उस पर भी बैन लगा दिया गया है ऑलरेडी। तो आप सोचिए कि जिन पर बैन लगाने की आवश्यकता थी वो अब सरकार ने बैन लगा दिए हैं। आगे भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन जो सरकार कर सकती है वो सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।